अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका और ईरान के दरमियान धमकियों का तबादला और पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, इलेक्शन की गहमागहमी के मुख्तलिफ पहलुओं पर आज के शो में कई रिपोर्ट शामिल हैं। और इन रिपोर्ट्स में आपके लिए क्या कुछ शामिल होगा उसकी एक झलक देखते हैं। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान की नई हुकूमत को विरासत में मिलने वाले कुछ अहम मसाइल पर नजर, इंतखाबी मैदान में उतरने वाले कुछ तवज्जो तलब उम्मीदवार, पानी की बहुत किल्लत है वो हल करें, और इंतखाबात के नताइज से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की उम्मीदें। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर हसन रूहानी के दरमियान सख्त जुमलों के तबादले से। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर ईरानी सदर को मुखातिब करके कहा है कि अमेरिका को दोबारा कभी धमकी ना दी जाएगा, वरना आपको ऐसे नताइज भुगतने पड़ेंगे जो तारीख में कम ही किसी ने भुगते हैं। हम अब एक ऐसा मुल्क नहीं रहे जो आपके गैर मंतकी और तशद्दुद आमेज लफ्ज़ों को बर्दाश्त करे। अमेरिकी सदर के इस बयान से पहले ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरानी सफारतकारों से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका को इल्म होना चाहिए कि हमारे साथ अमन कायम किया तो बेहतरीन अमन होगा और जंग हुई तो वो भी बदतरीन होगी। इस वक्त मजीद तफसीलात के साथ हमें ज्वाइन किया है नदीम याकूब ने। नदीम, ये सख्त जो बयानात हम देख रहे हैं ये कैसे वक्त में सामने आए जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने ईरान से मुतल्लिक एक पॉलिसी खिताब किया है। उस खिताब में उन्होंने ईरान की क़यादत को क्या पैगाम दिया? सारा, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी ईरानी कम्युनिटी आबाद है। इतवार को उनसे खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने ईरानी हुकूमत और मुल्क की मजहबी क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें माफिया से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि ईरान में हुकूमत वहाँ के अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। ईरानी मईशत की सूरत हाल के बारे में तल्ख सितम ज़रीफ़ी ये है कि ईरानी हुकूमत अपनी जेबें गर्म कर रही है, जबकि अवाम मुलाजमतों के मौक़े और इस्लाहात के लिए तरस रहे हैं। ईरानी मईशत तरक्की कर रही है, मगर सिर्फ उनके लिए जो बरसरे इक़्तिदार तबके के साथ मुंसलिक हैं। माइक पॉम्पेओ ने कहा कि ईरानी तारकीन वतन को अपने आबाई मुल्क में जारी एहतजाजी तहरीक की हमायत करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा के बकौल ईरानी हुकूमत के बेतहाशा जराइम और खिलाफ वर्जियों पर ट्रंप इंतज़ामिया अब खामोश नहीं रहेगी। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह आवाम की दौलत को दहशत गर्दी और दूसरे मुल्कों पर अपना नज़रिया मुसल्लत करने पर खर्च कर रही है। ईरानी हुकूमत ने पिछले 4 अशरों में ईरानी मईशत के तमाम अनासर, खारजा पॉलिसी और सियासी ज़िंदगी को ईरानी इनकलाब के मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। इनकलाब के हसूल में ईरानी अवाम की खुशहाली, आज़ादी और सिक्योरिटी हुकूमत के लिए काबिल कबूल हादसा है। इस साल मई में अमेरिका ने ईरान के साथ जोरी मायदे से खुद को अलहदा कर लिया था। अमेरिका के इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के अलावा रूस और चीन अब तक इस मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं और उनके एतराज़ात के बावजूद वाशिंगटन की जानिब से एक बार फिर ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लागू होने वाली हैं। जी सारा। और तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि माइक पॉम्पेओ ने एक तरफ इस खिताब में ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता भी कुछ खुला रखा है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। नदीम याकूब, थैंक यू फॉर दिस रिपोर्ट। और अब पाकिस्तान, जहाँ पोलिंग डे तकरीबन 36 घंटे दूर है। इलेक्शन मुहिम में मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर तो बहुत बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत को खारजा पॉलिसी के एतबार से भी कुछ मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। वाशिंगटन में इन मामलात को कैसे देखा जा रहा है, इसका जायजा पेश कर रहे हैं अमान अजहर। अब जबकि पाकिस्तानी वोटर्स और बैलेट बॉक्सेस के दरमियान सिर्फ घंटों ही का फासला रह गया है, सियासी जमातों और उम्मीदवारों की तवज्जो का मरकज ज़्यादातर मकामी और दाखिली मामलात हैं। लेकिन साल 2018 के इलेक्शन ऐसे वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से कई चैलेंजों का भी सामना है। भारत और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सफारती कशीदगी नई हुकूमत के लिए पहला चैलेंज होगी कि वो उन ताल्लुकात में बेहतरी के तरीके ढूंढे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने का चैलेंज भी मौजूद है। पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए भारत पर मरकूज फॉरेन पॉलिसी से आगे जाने के मौके मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान CPEC से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जिसके जरिए वो आलमी मईशत से जुड़ सकता है।
integrates or has the potential to integrate Pakistan into the global economy. न्यू अमेरिका फाउंडेशन से मुंसलिक शमाइला चौधरी के लिए ये मामला महज पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात का ही नहीं बल्कि मुल्की शनाख्त का भी है। पाकिस्तान की नई हुकूमत को दुनिया में अपनी शनाख्त पर काम करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान खासा तनहा है, खुसूसन अमरीका से ताल्लुकात के तनाजुर में, जिसके बाइस दीगर मुल्कों को ये पैगाम जाता है कि वो पाकिस्तान के बारे में मोहतात रहें। चीन और अमरीका से ताल्लुकात भी बहुत अहम होंगे और जो कोई भी हुकूमत में आएगा उसको ये मालूम होगा। जहां भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान समेत कई ममालिक से ताल्लुकात की नौयत नई हुकूमत के लिए खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक बड़ा चैलेंज होगी, वहीं खारजा ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकने वाले दूसरे इश्यूज भी एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। पाकिस्तान को फिल वक्त इक्तिसादी मुश्किलात दरपेश हैं, जैसे कि फॉरेन रिजर्व्स की मौजूदा सूरत हाल या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे मसाइल। इसका मतलब ये है कि उन्हें शायद IMF के पास जाना होगा और वो पहले ही IMF से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज भी माली मामलात से मुतल्लिक है और वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फैसला, जिसके बायस बैंकिंग का शोबा और गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होगी। इसका मतलब है कि नई हुकूमत बैनुल अक़वामी बरादरी और खुसूसन खित्ते के दूसरे ममालिक को दहशतगर्द ग्रुपों और दहशत गर्दी की माली मुआवनत जैसे मामलात पर कैसे मुतमईन करते हैं। इससे कतई नज़र के पाकिस्तान में हुकूमती इख्तियार किसके पास जाता है, एक बात तो वाज़ेह है कि नई हुकूमत को इक़्तिसादी और मालियाती शोबों के अलावा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से भी खासा काम करना होगा। और ये बात भी तवज्जो तलब है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत खारजा पॉलिसी के मामलात में किस हद तक बाइख्तियार होगी। अमान अज़हर, उर्दू VOA, वाशिंगटन। खारजा पॉलिसी की हमने बात की तो अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी के तहत दोनों मुल्कों के वर्किंग ग्रुप्स का पहला इजलास कल काबुल में हुआ और पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की क़यादत में 28 रुकनी वफ़द ने काबुल का दौरा किया, जिसमें वज़ारत खारजा, दाखिला, फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अफ़गान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा हिकमत खलील करज़ई कर रहे थे। इस मुश्तरका एक्शन प्लान के तहत इंसदादी दहशत गर्दी, अमन मुसालहत, पनाह गज़ीनों की वापसी और मुश्तरका इक़्तिसादी तरक्की और सरहद की निगरानी से मुतल्लिक़ मामलात हल करने की कोशिशें की जाएंगी। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब बाज़ इत्तलात के मुताबिक तालिबान और अमरीकी ओहदेदारों में बिलवास्ता बातचीत की इत्तलात भी सामने आ रही हैं, अगरचे तालिबान और अमरीकी ओहदेदारों ने इसकी तस्दीक नहीं की है। पाकिस्तान को दरपेश एक मसला जो मुल्क के अंदरूनी हालात और खारजा पॉलिसी दोनों पर ही गहरे असरात डालेगा, वो है पानी का मसला। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इसकी परेशान कुन तस्वीर सूबा बलूचिस्तान में नुमाया है, जहां क्वेटा समेत बेशतर इलाकों को पानी की शदीद कमी का सामना है। लेकिन क्या वहां सियासी जमातें कोई हल भी लेकर आ रही हैं? जानते हैं क्वेटा से मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। ज़िला कच्ची के इलाके बाग में ये लोग पीने के साफ पानी की तलाश में हैं। इनमें से 10वीं जमात के मोहम्मद अनवर की कहानी इसलिए ज़रा मुख्तलिफ है कि इन्होंने अपनी तालीम सिर्फ इसलिए छोड़ी कि इन्हें अपने घर के लिए रोज़ाना 5 किलोमीटर के फासले से पानी लाना पड़ता है। पानी हमारे शहर में नहीं है, हम काफ़ी दूर से आते हैं, 5 किलोमीटर दूर से गधेराड़े पर सारा दिन पानी लाकर अपने जानवरों को पियाते हैं और वो प्यास की वजह से भूखे मर रहे हैं। मैं 10th जमात में पढ़ता था पहले, अभी पानी की वजह से गधेरेड़े पर आ गया हूँ क्योंकि घर में पानी पीने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं पानी भर रहा हूँ। क्वेटा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बारिशें कम होने और बेतहाशा ट्यूबवेलों की तनसीब के बायस ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुकी है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान भी आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि चंद सालों तक अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो क्वेटा में पानी नापैद हो जाएगा और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर होंगे। क्वेटा के लिए जो एस्टिमेशंस है, माहिरीन की जो प्रेडिक्शंस है, वो ये कि अगर हालात नहीं संभले, वार फुटिंग पे जो है ना हमने इक़दाम नहीं उठाए तो क्वेटा में मास माइग्रेशन हो सकती है। बड़ी वजूहात में से एक तो क्लाइमेट चेंज लिंक जो ड्राउट चल रहे पिछले 15-20 साल से, वो एक बड़ा रीज़न है। और दूसरा जो है ना, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसकी मिसमैनेजमेंट है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में इन दिनों इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। ऐसे में सियासी जमातें अपना मंशूर आवाम के सामने रख रही हैं।
ان میں سے زیادہ تر سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ کر صوبے میں قلت آب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیمز بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان میں ایک سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا بھی سب سے بڑا ایشو جو ہے، ون آف دا بگیسٹ ایشو، وہ ہے پانی کا۔ یہاں پہ ہم ایکسپرٹیز بلا سکتے ہیں، بہت سارے ایسے فرمز ہیں جو پانی پرزرویشن پہ جنہوں نے دنیا میں بھی کام کیا اور پاکستان میں بھی کام کیا ہے، اور ایسی ٹیکنالوجیز کو ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اپنانا ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے ہاؤس ہولڈ پہ ٹرانسفر بھی کرنا ہے۔ عوام کے سامنے رکھے گئے سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کا منصوبہ سر فہرست تو ہے، مگر عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ کر ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں۔ مرتضیٰ زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ پاکستان میں الیکشن سرگرمیوں سے متعلق خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں ہم نے آپ کے لیے الیکشن 2018 کے نام سے ایک حصہ بھی تشکیل دیا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں پاکستان کے انتخابات سے متعلق کچھ دلچسپ رپورٹس ابھی باقی ہیں، لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں پر ہمارے سیگمنٹ ورلڈ ویو میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں اتوار کی رات شوٹنگ کے ایک واقعے کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 13 افراد زخمی ہو گئے۔ کینیڈا کی پولیس کے مطابق حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پرتشدد کارروائی کے محرکات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ موجودہ سال میں کینیڈا میں پرتشدد کارروائیوں میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جن کے پیچھے مقامی انتظامیہ کے مطابق منظم گروہ کام کر رہے ہیں۔ اسپین کے عہدیداروں نے بحیرہ روم کو عبور کر کے یورپی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 800 کے قریب تارکین وطن کو بچایا ہے۔ اسپین کے کوسٹ گارڈز نے شمالی افریقہ اور یورپی یونین کے درمیان سمندر میں پھنسی ایسی کئی کشتیوں سے لوگوں کو نکالا جن میں گنجائش سے کہیں بڑی تعداد میں افراد سوار تھے۔ اٹلی کے بعد اب اسپین، شام، افغانستان اور شمالی افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کا ترجیحی مقام بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال 18,000 مہاجرین اسپین میں پناہ کی خاطر آ چکے ہیں۔ جولائی کے آغاز سے شروع ہونے والی شدید گرمی کی لہر سے جاپان میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 12,000 افراد کو لو لگنے سے علاج کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صرف ہفتے کے روز 11 افراد گرمی کی شدت سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جاپان کی تاریخ میں گرمی کی شدید ترین لہر ہے۔ کئی شہروں میں درجہ حرارت 41 سیلسیس سے بڑھ گیا ہے۔ گرمی کی شدت مزید کئی روز جاری رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایات کی گئی ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان کے انتخابات کو دنیا دیکھ رہی ہے اور الیکشن میں انتہا پسند اور کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شمولیت پر سوال بھی اٹھا رہی ہے۔ پاکستان میں کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کی روک تھام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے نظریات کی حامل تنظیموں کو سیاسی دھارے میں لایا جائے، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ ایسی تنظیمیں پھر اعتدال پسندی کی جانب راغب بھی ہو جائیں گی۔ ووٹرز ان امیدواروں کی حمایت بہرحال کیوں کر رہے ہیں جن کے ساتھ کالعدم تنظیموں سے منسلک افراد کھڑے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے تابندہ نعیم نے اسلام آباد کے حلقہ N53 میں ایک انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ بظاہر منظر ویسا ہی ہے جیسا ہر عوامی انتخاب سے قبل دکھائی دیتا ہے۔ یہ جلسہ ہے ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری سعید گجر کا، جو تحریک اللہ اکبر کی طرف سے انتخابی میدان میں کامیابی کی امید لگائے ہوئے ہیں۔
जलसा गाह की दोनों अतराफ बनाई गई कपड़े की आर्जी दीवारों पर इलाके की क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से पार्टी उम्मीदवार के हक में खैर मकदमी बैनर आवेजा हैं। इस्लामाबाद के 55% जो लोग हैं जो मुख्तलिफ कच्ची वादियों और मुख्तलिफ इलाकों से हैं वो तकरीबन मिली मुस्लिम लीग के साथ हैं, क्योंकि मिली मुस्लिम लीग ने मसीहियों के साथ अच्छे तरीके के साथ सलूक किया है, उनको पानी की सहूलत दी है और उनके और कुछ मसाइल हल किए हैं। हमने पूछा वो कितने अरसे से उम्मीदवार या उसकी पार्टी के हामी हैं। अरशद जावेद का कहना था सिर्फ 1 महीने से। मजमे में औरतों के लिए पर्दे का अलग इंतजाम है। खातून सियासी कारकुन कहती हैं कि आज के जलसे में तकरीबन 100 खवातीन मौजूद हैं जो चौधरी सईद को मुंतखब कराने के लिए सुबह शाम घर घर जाकर कन्विंसिंग कर रही हैं। कलदम जमात दावा के अमीर हाफिज सईद खुद उम्मीदवार के हक में तकरीर करने जलसा गाह पहुँचे हैं। उनकी तकरीर में जेल में बंद नवाज शरीफ और सरहद पार मौजूद दुश्मनों का जिक्र है, मगर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के सिवा किसी और सियासी जमात पर तनकीद नहीं की। जो लीडर आज जेल में है, जब इसने मुझे गिरफ्तार करवाया बैरूनी दबाव पर, तो मेरे हक में जो बड़े बड़े जुलूस निकले वो सिंध के हिंदुओं ने जुलूस निकाले। हमने चौधरी सईद से पूछा कि वो अपने इंतखाबी जलसे में एक ऐसे शख्स की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत पर क्या महसूस कर रहे हैं जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी दुनिया दहशतगर्द करार देती है। और वो अगर आ रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ उनकी मेहरबानी है, और अगर किसी जमात के ऊपर कोई पाबंदी है या किसी से कोई इशू है तो हमारी अदालतें मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हलके में तहरीक अल्लाह अकबर के उम्मीदवार का मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान से है। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर मजहबी जमातें इंतखाबात में कभी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकें। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, इस्लामाबाद। 5 साल जमहूरी निज़ाम के उतार चढ़ाव और कारकर्दगी से बाज़ लोग इस कदर मायूस हो जाते हैं कि खुद ही तब्दीली का नारा लगाते इंतखाबात में हिस्सा लेने की ठान लेते हैं। आइए मिलते हैं लाहौर से इंतखाबी मैदान में उतरने वाले कुछ नए आज़ाद उम्मीदवारों से। पाकिस्तान में इन दिनों जहां इंतखाबी मुहिम पर खूब पैसा लुटाया जा रहा है, वहीं लाहौर के हलका NA 135 से PP की सीट का उम्मीदवार इरफान अली मोटरसाइकिल और साइकिल पर अपनी मुहिम चला रहा है। अगर आपके पास अरबों रुपया होगा, आपके पास बड़ी बड़ी प्राडो और पजेरो होंगी, कोई 20 गनमैन होंगे, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने अवाम को कि हम 90% गरीब गुरबा हैं। हम अगर इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और पाकिस्तान में एक नई सियासत का आगाज़ करें। प्रिंटिंग फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम करने वाले इरफान अली मैट्रिक पास हैं, लेकिन उनका ये नजरिया सालों से जाती हैसियत में इलाका मकीनों के हकूक के लिए भाग दौड़ करते हुए परवान चढ़ा। ना तो यहाँ विजन है हमारे हुक्मरान तबके का और ना आम लोग उसकी अप्रोच रखते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा कुछ नई सियासी जमातों ने भी कदम रखा है। इनमें से एक पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट है, जिसके चेयरमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हारून ख्वाजा हैं। उनका दावा है कि उनके पास पाकिस्तान के हालात सुधारने का मंसूबा है। ना मैं किसी से वोट मांग रहा हूँ। वाहिद पार्टी है जिसके पास हल है। 36 महीनों में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम पाकिस्तान की किस्मत टर्न अराउंड कर देंगे, इसकी डबल डिजिट के ऊपर ले जाएंगे ग्रोथ को। हमारा क्या कसूर है? वही क्या आदत चली आ रही है। सबसे पहले तो नया चेहरा, नंबर 2 मिडिल क्लास से, नंबर 3 पढ़ा लिखा और नंबर 4 प्रेफरेबली यूथ से हो। खजूर के दरख्त के निशान तले पार्टी की 39 टिकटों में से एक पर ताजिर तारिक महबूब भी मैदान में उतरे हैं। आज हम लोग घरों से निकल के असम्बलियों में ना पहुंचे तो ये मुल्क बेच जाएंगे। वो सरमाए के साथ कंपेन कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर अपने मंशूर के साथ कंपेन कर रहे हैं। हमें एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है अवाम की, दोस्तों की। 2013 में कौमी असम्बली के 22 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनकी जीत का औसत मार्जिन 13,201 वोट रहा, जबकि जमात के टिकट पर जीतने वाले औसतन 32,758 वोटों के फर्क से जीते। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों के मुकाबले में जीतना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वोटर को किसी का भी पैगाम मुतासिर कर सकता है। सियासी जमातों के लिए भी वैसे तो हर शहरी अहम है इस इलेक्शन में, लेकिन इस मरतबा कराची से कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी तीनों इस शहर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। कराची की इंतखाबी मंजरनामे पर देखते हैं मोहम्मद साकिब की ये रिपोर्ट।
پاکستان کا سب سے بڑا شہر، تجارتی و معاشی سرگرمیوں کا مرکز کراچی، سیاسی لحاظ سے بھی ہمیشہ ہی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن 3 دہائیوں بعد اس بار شہر میں عام انتخابات میں بے یقینی کی فضا ہے۔ شہر کی 21 قومی اور 44 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی کے مختلف اندازے اور تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ 1988 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے جو ماضی کے مقابلے میں بہت حد تک مختلف ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ایم کیو ایم کے جنگجوؤں کا پردہ سیمی پہ نہ ہونا، ایم کیو ایم کا تنظیمی طور پہ کمزور پڑ جانا یا بکھر جانا ہے، تو یہ بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ 2-3 جماعتیں اٹھا سکتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے جب ایم کیو ایم بہت زیادہ مضبوط بھی تھی تب بھی پیپلز پارٹی یہاں سے 2 یا 3 نشستیں جیت جاتی تھی، تو تحریک انصاف یہاں سے ایک بڑی جماعت بن کے ابھر سکتی ہے۔ ملک کی 3 بڑی جماعتوں سمیت 7 جماعتوں کے سربراہ بذات خود کراچی سے میدان میں اترے ہیں، کیونکہ کراچی ریپرزینٹ کرتا ہے، کراچی چہرہ ہے پاکستان کا، اس لیے ضروری ہے قومی رہنماؤں کے لیے کراچی آئیں اور یہاں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں کراچی سے 81 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں، اور یہ ووٹ ہر سیاسی جماعت کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کراچی کو درپیش امن و امان، سیاسی و معاشی اور سب سے بڑھ کر جن بلدیاتی مسائل کا سامنا ہے، انہیں حل کرنا منتخب قیادت کے لیے کسی بڑے چیلنج سے کم نہ ہوگا۔ محمد ثاقب، اردو VOA، کراچی۔ پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی بھی ملک کے اندرونی اور خارجہ مسائل پر پوری نظر ہے۔ وہ نئی آنے والی حکومت سے کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جاننے کے لیے نکلے انجمن اپ ڈیٹ۔ نیو یارک کے کونی آئلینڈ ایونیو میں آباد پاکستانی امریکی چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی پارٹی جیتے، نئی گورنمنٹ کا فوکس عام آدمی کی خوشحالی پر ہونا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے کہ کارخانے ڈیولپ کرے، انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ کچھ اور اس طرح کرے کہ لوگوں کو روزگار کا موقع ملے۔ بس بجلی کی پرابلم ہے وہ حل کرے، کھانے پینے کی بہت پرابلم ہے وہ حل کرے، پانی کی بہت قلت ہے وہ حل کرے۔ میکنگ شیور دیٹ پاکستان از پروگریسنگ ان اے رائٹ مینر، کہ روڈ بن رہے ہیں، برجز بن رہی ہیں، تاکہ ٹرانسپورٹیشن بن رہی ہے، تاکہ اگر آپ لوگوں کے لیے سہولتیں کھول رہے ہو اسکولز اور ایجوکیشن اور کیا جابز کے لیے۔ سی پیک کا جو پروگرام چل رہا ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ کرپشن پر قابو پانے کی ضرورت پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کولیشن آتی ہے، انہیں احتساب کرنا چاہیے، ان کی جو بیرون ممالک سرے مال ہیں یا پراپرٹیز ہیں ان کو ضبط کریں اور سارا جو ہے وہ پیسہ واپس پاکستان میں لے جایا جائے۔ لوگ امید کر رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ امریکہ اور پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے گی۔ چائنا ہے اور ایران ہے، انڈیا ہے، اس کے ساتھ مل کے ایک اچھے طریقے سے ایک وائبل فارن پالیسی بنانی چاہیے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ امریکہ کے ساتھ اچھی پالیسی ہونی چاہیے، یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ پاکستانی کمیونٹی کے نمائندے ملک کی سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے ایک حد تک ملک جو ہے نا وہ چل بھی رہا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو اوورسیز کے لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے۔ بھئی ہمیں پہلے تو رائٹ آف ووٹ دیں، دوسرا یہ کہ ہمیں رائٹ آف ریپرزنٹیشن پاکستان کی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں۔ انشمان آپٹے، اردو VOA، نیو یارک۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، اور اس کے علاوہ الیکشن سے متعلق تازہ ترین خبروں اور اہم معلومات کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔